हेलो फ्रेंड्स, आज 9 तारीख है। आज हिस्ट्री का पेपर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। हमारे पास सेट सी है। हम सेट सी के हैं एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग जांचने का प्रयास करिए कि हमारा 100 में कितना सही हुआ है। अगर किसी का 50 या 45 और 50 के बीच में आता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो चलिए हम इसको जांचने का प्रयास करते हैं। अपना अपना स्कोर देखिए कितना हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय ये नारा दिए थे महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये आपका मुस्लिम लीग है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। और इसकी प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी 1916 में बनी थी, जो कि आपकी विदेशी महिला थी, एनी बेसेंट थी। जबकि भारतीय महिला पूछेगा तो भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में पहली बार भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोला है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ए है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ये गलती है। काहे कि इसमें भारतीय जोड़ दिले हैं। अगर भारतीय नहीं रहता, सिर्फ पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, ठीक है। जबकि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न क्या बोला है? संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 13 समिति था, जिसमें संघीय समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वें प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दूसरे बैठक के 1 दिनों के पश्चात। 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान बनकर के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर सन 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। जबकि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को देश है आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोला है? अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में है कानून मंत्री आपका जोगेंद्र नाथ मंडल था। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब 10वें प्रश्न पर आते हैं। पृथक निर्वाचिका की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए? ये आपका वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ठीक है। तो 10 का आंसर बी है। 11वें नंबर पर आते हैं। 11वां नंबर क्या बोल रहा है? भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया? तो ये आपका शाहजहां बेगम है, ठीक है। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर आते हैं। सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो ये आपका यूनान के। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13वें प्रश्न पर आते हैं। स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से है। स्तूप वह स्थल होता है जहाँ पर आपका बौद्धों का अवशेष रखा जाता है, भिक्षुकों का। 14वें प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया है? तो हम जानते हैं कि त्रिपिटक में यहाँ पर 3 ग्रंथ है। सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। जिसमें यहाँ पर विनय पिटक में है बौद्ध धर्म में रहने वाले जितने भी यहाँ पर अनुयायी होता है, आपका मतलब आपका जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, गुरु रहता है, उनके मतलब नियमों का संग्रह इसमें दिया गया है विनय पिटक में। चलिए 15वें प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया? तो सबसे पहला जो मतलब यहाँ पर जो धर्मचक्र परिवर्तन है किया था सारनाथ के क्षेत्र में।
सबसे पहली बार यहाँ पर अपना उपदेश दिया था, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति गया के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में 4-5 अगर तीर्थंकर को आप याद कर लिए होगिएगा, जिसमें पहला है आपका आदिनाथ है, जिसे वृषभनाथ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 22वां है अरिष्टनेमी है, 23वां है पार्श्वनाथ है, और 24वां कौन है आपका महावीर स्वामी है, जिसे कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। तो 16 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 17वें प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है, थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? तो आपका ये सूत पिटक का हिस्सा है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। 18वें प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टोप्स लिखी? तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, 19वें प्रश्न पर आते हैं। 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये देवगढ़ का जो मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश में, ये विष्णु देवता को समर्पित है। ये 19 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 20वें प्रश्न पर आते हैं। 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा है? तो आपका ये अरबी भाषा में, क्योंकि अल बरूनी अरबी तो था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 21वें प्रश्न पर, जिन्स एक कामिल क्या थी? तो ये आपका एक नकदी फसल था। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22वें प्रश्न पर आते हैं। बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती है? तो ये इसको हमको मतलब ही पता नहीं है, हालांकि आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, 23वें प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके? ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या है? परौती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, प्रिंट करते हुए परती होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड लग रहा है। 24वां प्रश्न पर आते हैं। आईने एक बड़ी का लेखक किस वर्ष पूरा हुआ? ये आपका है सी आंसर 1588 में हुआ था। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न पर आते हैं। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो पानीपत के युद्ध में सल्तनत काल के शासक अंतिम वंश है आपका लोधी वंश है, और इसका शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको ये हरा करके है दिल्ली के शासन को कब्जा कर लिया था। उसके बाद यहाँ भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा। 26 पर आते हैं अब। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बाबरनामा किसकी रचना है? तो ये बाबर खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये अपना आत्मकथा था, अपने लिख लिया है। ठीक है, बाबर हो जाएगा इसका आंसर। 26 का बी हो जाएगा। 27 पर आते हैं। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा ये मूर्ख आदमी था, ठीक है, इसलिए ही अपना आत्मकथा खुद नहीं लिखा है। इसकी आत्मकथा अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 पर आते हैं। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए थे? ये अहमद शाह अब्दाली से हार गया था। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 पर आते हैं। 29 क्या बोल रहा है, रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया है? तो रहट का वर्णन बाबर ने किया है अपनी आत्मकथा में। 30 पर आते हैं। आईने एक बारी के किस भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया है? तो ये आपका है मुल्कवादी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 31 पर आते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? देखिए, जब भारत में है ये अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई थी, तो 3 प्रकार के हैं ये भूमि पर है व्यवस्था को स्थापित किया था, जिसमें आपका है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त को है कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न पर आते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किसको थी? तो ये जमींदारों को, क्योंकि सूर्यास्त कानून में है आपको जमींदारों को टास्क दिया जाता था कि आप है किसानों से है मतलब कर को वसूलिए, और उसके बाद अनाज को वसूलिए, उसके बाद हमको दे दीजिए। ठीक है, अगर नहीं देता था तो उसके बाद है जमींदारी व्यवस्था छीन ली जाती थी जमींदारों से। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या होगा जी? बी हो जाएगा। 33 पर आते हैं। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर थोड़ा सा हम डाउट में, हालांकि इसको हम लास्ट में हम मेंशन कर देंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
हमको लगता है कि ये डी सही होना चाहिए। ठीक है, तो 33 का आंसर डी लेकर के चलिए अभी फिलहाल। 34वें प्रश्न पर आइए। 34वां प्रश्न क्या बोला है, फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब किया था? तो ये आपका 1810 से लेकर के 11 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, यात्रा। तो 34 का आंसर सी हो जाएगा। 35 पर आते हैं। पहाड़िया लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? एक झूम की खेती क्या होता है, ये झूम की खेती विशेषकर भारत के क्षेत्र में, ये पूर्वी क्षेत्र में होता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है, जिसमें 7 सिस्टर्स आता है। इसमें क्या होता है कि वन होता है, वनों को जलाया जाता है, खेत को है जलाया जाता है, उसके बाद है कृषि योग्य भूमि करा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो पूरब के क्षेत्र में इसे मतलब झूम कहा जाता है, और झूम की खेती में यहाँ पर परंपरागत तरीके से खेती किया जाता है। कुदाल का प्रयोग किया जाता है, उसमें हल का प्रयोग किया जाता है। ए और बी दो होगा, दोनों होगा। ठीक है, डी नहीं होगा इसका आंसर। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। 36 पर आते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सिद्धू और कान्हू था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न पर आते हैं। 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है, डेविस रिकार्डो कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री था। 37 का आंसर बी हो जाएगा। दक्कन दंगा कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पुणे में हुआ था। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने? ये 11 मई को, क्योंकि 10 मई को है दिल्ली को जीत लिया गया था मेरठ के सैनिकों के द्वारा। 11 मई को घोषणा कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर है आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेगा भारतीय सैनिकों के पक्ष में। ठीक है, 40वें प्रश्न पर आते हैं। 40वां प्रश्न क्या बोला है, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? तो अवध पर है आपका सहायक संधि है, ये गलत है, ये जी गलत है। ठीक है, डी नहीं होगा इसका आंसर, ये आपका 1801 होगा। 40 का आंसर बी हो जाएगा। 41 पर आते हैं। संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगेगा? कब से होने लगा? तो ये आपका होना चाहिए, आपका 11वीं शताब्दी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 11वीं शताब्दी में ही यहाँ पर क्या है कि आपका बड़े बड़े जो मतलब यहाँ पर विद्वान हैं अरब के क्षेत्र से भारत में आगमन होने लगा था। ठीक है, तो 41 का आंसर डी। 42 पर आते हैं। इब्न बतूता किस शहर का काजी था? तो इब्न बतूता है आपका दिल्ली का काजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता एक यात्री था जो कि मोरक्को से आया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था। 43वें प्रश्न पर आते हैं। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है, दारा सिकुह का चिकित्सक कौन था? तो ये आपका फ्रांसवा बर्नियर था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 44वें प्रश्न पर आते हैं। नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? इब्न बतूता। इसका आंसर सही है ए। ठीक है, 44 का। 45 पर आते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चांदी, लकड़ी। ये आपका लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, 45 का आंसर डी हो जाएगा। 46 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन नयनार संतों के भजन का संग्रह है? ये भी थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है। अगर इसको आप जानते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि हम गलत उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47वें प्रश्न पर आते हैं। 47वां प्रश्न क्या बोला है, 12वीं शताब्दी में बासवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा का उद्भव कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, 47 का आंसर बी हो जाएगा। 48 पर आते हैं। तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता तुर्क। बी हो जाएगा 48 का आंसर बी। 49वें प्रश्न पर आते हैं। सुल्तान उल मशेक किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया। ये आपका एक सूफी संत थे। ठीक है, 50वें प्रश्न पर आते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब, तलवंडी, करतारपुर। ठीक है, ए हो जाएगा। 51 पर आते हैं। 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? श्री रंगनाथ राव। श्री रंगनाथ राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 51 का सी। 52वें प्रश्न पर आते हैं। 52वां प्रश्न क्या बोल रहा है, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात, और लोथल से ही एकमात्र पत्तन का प्रमाण मिला है गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है गुजरात से ही देखने को मिला है वर्तमान समय। हो सकता है आगे बढ़ जाए किसी और क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में गुजरात में ही है। 53वां प्रश्न क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट
पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? मोहरे, वाट, पकी हुई ईंटें। ये मोहरे भी था, पकी हुई ईंटें भी था, वाट भी था, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 53 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 54वें प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन थे? ए और बी इसका दोनों होना चाहिए। ठीक है, पूरा वनस्पति पतज्ञ, ठीक है, पूरा प्राणी विज्ञान है, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। 55वें प्रश्न पर आते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? मेलुहा। 55 का आंसर सी होगा। ठीक है, 56 पर आते हैं। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो आपका ये चट से बनाया जाता था। ठीक है, तो 56 का आंसर ए हो जाएगा। 57 पर आते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 57 का आंसर ए हो जाएगा। 58 पर आते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, क्योंकि मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान का क्षेत्र में मिला हुआ है, सिंध प्रांत में, और ये सिंधु नदी हो जाएगा इसका। 59वें प्रश्न पर आते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, और मगध का जो पहला राजधानी था राजगिरी। ठीक है, राजगीर था। 60वें प्रश्न पर आते हैं। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? तो ये कनिष्क है आपका देवपुत्र लगाता था। ठीक है, 61वें प्रश्न पर आते हैं। गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ? तो ये गुरु नानक के बाद है, इसका भाई है अंगद है आपका, सॉरी इसका छात्र है अंगद है, मतलब आपका क्या बना था, आपका गुरु के पद पर आसीन हुआ था। 10 गुरु है, जिसमें मतलब यहाँ पर दूसरा गुरु अंगद ही है। ठीक है, 61 का आंसर बी हो जाएगा। 62वें प्रश्न पर आते हैं। 62वां प्रश्न क्या बोल रहा है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है तजकिरा। 62 का आंसर बी हो जाएगा। 63 प्रश्न पर आते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 64वें प्रश्न पर आते हैं। किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी? ये कृष्णदेव राय है, सबसे बड़ा प्रतापी शासक विजयनगर साम्राज्य का। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65वें प्रश्न पर आते हैं। गोपुरम क्या है? तो आपका ये मंदिर का एक प्रवेश द्वार होता है, जो कि आपका दक्षिण के क्षेत्र में देखने को मिलता है यह शब्द। ठीक है, 66वें प्रश्न पर आते हैं। अमुक्त मल्यद के लेखक कौन है? अमुक्त मल्यद के लेखक कौन है? आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, 66 का आंसर सी हो जाएगा। 67 पर आते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1526 बाबर के द्वारा हुआ था, सल्तनत काल की समाप्ति के पश्चात। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था? तो ये आपका ये कन्नड़ लिपि। ठीक है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 69 पर आते हैं। दिगंबरम का मंदिर कहाँ है, जिसके गोपुरम में कृष्णदेव राय की प्रतिमा स्थापित है? तो आपका ये तमिलनाडु में है। 69 का आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70 पर आते हैं। 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था? पुर्तगाली ने। ठीक है, 71वें प्रश्न पर आते हैं। तमिल संगम साहित्यों में अधिमय किसे कहा जाता था? ये दास को कहा जाता था। ठीक है, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 72 पर आते हैं। 72वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बाण भट्ट ने हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा? ये संस्कृत भाषा, हर्षवर्धन के समय के ये लेखक है। ठीक है, 73वें प्रश्न पर आते हैं। अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी लिपि, जो कि होगा नहीं, ये तो अभी का लिपि है भाई। ब्राह्मी लिपि ये होगा। ठीक है, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि। तो इसमें मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये विशेषकर ज़्यादातर मतलब यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगर ये नहीं रहता, उसके बाद इनमें से सभी रहता, तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, जबकि ये आ गया, इसलिए ये विशेषकर ये ब्राह्मी लिपि अब इसमें महत्व रख रहा है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 74वें प्रश्न पर आते हैं। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला आपका गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में देखने को मिलता था। 75वें प्रश्न पर आते हैं। रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? मसाले, कपड़े,
जड़ी बूटियाँ, इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। 75 का आंसर डी होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। 76 का आंसर डी होगा। 77 पर आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये पाणिनि है, ठीक है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 78 पर आते हैं। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो ये 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में हुआ है इसका आंसर। और सॉरी, मतलब इसका संकलन हुआ है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 79 पर आते हैं। सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? तो ये आपका है ब्राह्मण वर्ण के था, ठीक है। क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया था तो उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका छोटे छोटे साम्राज्य है, सॉरी मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण साम्राज्य था। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, छेदी वंश था, ठीक है, ये सब था। 80 पर आते हैं। 80 प्रश्न क्या बोल रहा है? एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो ये आदि पर्व, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 81 पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह है जो आपका प्रसिद्ध था उस समय, ठीक है। 82 पर आते हैं। किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना? यह आपका कैनिंग 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। 83 पर आते हैं। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? ये कैंपेबल ने किया था। तो 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, इसका आंसर सही है ये, ठीक है। 85 पर आते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर। क्योंकि अब 1857 क्रांति जब हुआ था तो बिहार में 2 जगह हुआ था, एक जगदीशपुर में हुआ था, एक पटना में हुआ था। जगदीशपुर के क्षेत्र में है कुंवर सिंह और उसके बाद पटना के क्षेत्र में आपका पीर अली ने आपका नेतृत्व किया था। 86 प्रश्न पर आते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसने पुत्र वियोग की रचना भी किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। 86 का आंसर डी होगा। 87 पर आते हैं। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थापित किया गया है या स्थित है? ये आपका कोलकाता में है, ठीक है। फोर्ट लुई है आपका पांडिचेरी में है, ठीक है, ये ठीक है। 88 पर आते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? ये आपका विक्टोरिया टर्मिनस है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है और इसका निर्माण है आपका अंग्रेजी स्थापत्य शैली और उसके बाद इंडियन स्थापत्य शैली दोनों को मिला करके, यानी इंडो सारा सैनिक होगा इसका आंसर, ठीक है। यही होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर 88 का। 89 पर आते हैं। स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? तो स्वेज नहर है आपका 1869 में खोला गया जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस समय। 90 प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? ये आपका 1915। 91 पर आते हैं। राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की थी? तो राजकुमार शुक्ल ये आपका बिहार के किसान नेता थे। इनकी मुलाकात है महात्मा गांधी से पहली बार लखनऊ के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 का। 92 पर आते हैं। 92 प्रश्न क्या बोला है? चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई? तो चौरी चौरा ये आपका स्थान है, ये गोरखपुर के क्षेत्र में है। अब इसमें क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को है, असहयोग आंदोलनकारी है, ये पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, उसके बाद घेर लिया और इसमें लगभग 22-23 मतलब पुलिस अधिकारी को जिंदा जला करके मार दिया था, जिसके चलते महात्मा गांधी इस आंदोलन को बैक कर लेते हैं, उसके बाद ये वापस भी ले लिए थे। 93 प्रश्न पर आते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? महात्मा गांधी, ठीक है। 93 का आंसर ए हो जाएगा। 94 पर आते हैं। तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया था? उस अंग्रेज। 94 का आंसर सी, जिसके चलते भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ, पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन हुआ। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में महात्मा गांधी ने भी किया था। 95 पर आते हैं। 95 प्रश्न क्या बोल रहा है? गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर थे, ठीक है, ये हो जाएगा। 96 प्रश्न पर आते हैं। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका लाहौर में हुआ था, ठीक है।
ये आपका लाहौर में हुआ था। उसके बाद 97 पर आते हैं, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था, 78 सहयोगियों के द्वारा। ठीक है, 97 का आंसर बी हो जाएगा। 98 पर आते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 1930 में, दूसरा है 1931 में, और उसके बाद तीसरा है 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में है BR अम्बेडकर भाग लिए थे, जबकि महात्मा गांधी ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ब्रिटेन में गए थे। ठीक है, 99 प्रश्न पर आते हैं, 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए? तो ये कितने प्रांत में पूछ रहा है कि सत्ता में आया। अगर पूछेगा कि कितने प्रांतों में बहुमत मिला था, तो सिर्फ और सिर्फ से 6 प्रांत में इसको बहुमत मिला था, जबकि 2 प्रांत में क्या हुआ था आपको, ये आपका गठबंधन की सरकार बना था। तो टोटल मिलाकर के सत्ता में कितने में आया? तो 8 में आया। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, जबकि 3 प्रांत में हार गया था, क्योंकि 1937 में जो चुनाव हुआ था 11 प्रांत में हुआ था। ठीक है, 100 प्रश्न पर आते हैं, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू खाकर किसका मजाक उड़ाया था? तो ये पत्रिका है आपका महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था। ठीक है, चलिए 100 प्रश्न हो गया। आप लोग में से कितने लोगों का अगर 45 से 50 के बीच में सही हुआ है या 50 सही हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर है मेंशन करिएगा। ठीक है, हालांकि इस बार का जो पेपर है ये आपका मिडिल का पार्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं, और उसके बाद दक्षिण भारत से ही प्रश्न बना है, मॉडर्न से प्रश्न थोड़ा सा बहुत ही कम बना है। अब बहुत सारे मतलब यहाँ पर जो टॉपिक है उसको टच ही नहीं किया गया है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से मतलब यहाँ पर प्रश्न बन ही नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको किसान आंदोलन से प्रश्न नहीं बन रहा है। उसके बाद है आपका जनजाति विद्रोह से प्रश्न नहीं बन रहा है, बहुत ही एक देखने को मिला है। यहाँ पर से मतलब प्रश्न बनना चाहिए था, बहुत सारे टॉपिक को टच नहीं किया गया। लग रहा है कि आलतू फालतू प्रश्न है पूछ ले हैं, ये सिलेबस से मतलब यहाँ पर अच्छा प्रश्न को नहीं पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर प्रश्न नहीं बनने वाला था। कुछ ही प्रश्न है इसमें मतलब यहाँ पर क्या है, हार्ड है, जो मतलब नहीं बनने वाला था, तो उसमें बहुत सारे लोग को नहीं बनना होगा। जैसे इसमें मतलब बोल सकते क्या कि 20 से 25 ऐसे प्रश्न हैं जिसको मतलब बच्चा टच नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी 70 या 60-65 ऐसे प्रश्न हैं जिसको बनाया जा सकता है, जो पढ़ने वाला बच्चा था। इस बार है गेस से पढ़ने वाले बच्चों का प्रश्न नहीं बना होगा, ये मैं डेफिनेटली वादे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए।